वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। इंग्लिश लिटरेचर बीए प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर में अगर आप हैं तो आपके लिए ये लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग लगभग 25 से 26 ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जो कि यूनिट नंबर 3 से रिलेटेड हैं। यानी कि प्रोज डिवाइसेस आपके यूनिट नंबर 3 का नाम है, तो उससे बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। बहुत ही बारीकी के साथ आपको सरल तरीके से आपको समझाऊंगा, हिंदी में भी आपको बताने का काम करूंगा। तो बीए प्रथम सेमेस्टर यानी कि बीए फर्स्ट सेमेस्टर में आपको इंग्लिश प्रोज एंड राइटिंग स्किल्स के बारे में जानना होता है। तो आइए हम चर्चा करते हैं कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो कि यूनिट 3 से आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इससे पहले यूनिट 1 के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को मैं बता चुका हूं, और 2023 वाला आप मॉडल पेपर मैंने जो दिया था उसको आप जरूर देख लीजिएगा। देखिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। द वर्ड यस्से हैज़ बीन ड्रीव्ड फ्रॉम द वर्ल्ड। यानी यस्से जो शब्द है आपका, यस्से माने होता है निबंध, तो यस्से जो शब्द है ये शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि यस्से शब्द की उत्पत्ति जो हुई है वो किस शब्द से हुई है, बताएं। तो ये शब्द है आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया है यस्साई। यस्से शब्द से जो है, यस्साई शब्द से बना हुआ है यस्से। ठीक है, और हिंदी में यस्से को निबंध बोलते हैं। तो निबंध शब्द जो है जो किससे बना हुआ है, यानी कि अंग्रेजी का जो यस्से है, यस्से माने हिंदी में निबंध जो होता है, ऐसे अंग्रेजी में यस्से होता है। ठीक है, तो ये यस्साई शब्द से बना है यस्से। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन आप देखेंगे। दूसरा प्रश्न है, हु इज द राइटर ऑफ पर्सनल यस्से। पर्सनल यस्से के राइटर कौन है, मतलब कि पर्सनल यस्से के लेखक खास करके जो पर्सनल यस्से लिखते हैं, यस्से का एक प्रकार है। ठीक है, तो बताएं कौन से ऐसे लेखक हैं इनमें से। पहला ऑप्शन ए रास्किन, बी है ऑरवेल, और सी ऑप्शन आपका दिया है न्यूमैन, और डी ऑप्शन दिया आपका क्या दिया है भैया, मॉन्टेन्गेन। बताएं, तो मॉन्टेन्गेन या फिर न्यूमैन या फिर रास्किन या फिर ऑरवेल। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल आप सभी का करेक्ट आंसर आ रहा है। ठीक है, मॉन्टेन्गेन जो हैं इन्होंने पर्सनल एस्से पर ज़्यादा काम किया है। आगे देखिएगा, तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ये सब प्रश्न इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आ सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन और पिछले वर्ष में पूछे भी गए हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। तीसरा प्रश्न है, हु इज द राइटर ऑफ आर्ग्यूमेंटेटिव एस्से। आर्ग्यूमेंटेटिव एस्से को हिंदी में बोलते हैं तर्कपूर्ण निबंध। तो जो तर्कपूर्ण निबंध होते हैं उसके लेखन में खास करके इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई है बर्नार्ड शॉ ने। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, बर्नार्ड शॉ। आपसे प्रश्न कर रहा है कि तर्कपूर्ण निबंध के लेखक में मतलब कौन है राइटर तर्कपूर्ण निबंध के, तो ऑप्शन ए है बर्नार्ड शॉ, वही करेक्ट आंसर है। चौथा प्रश्न आप देखेंगे। प्रश्न है, हु इज द राइटर ऑफ कंटेम्पलेटिव एस्से। कंटेम्पलेटिव एस्से जो होता है, हिंदी में इसको चिंताजनक निबंध के रूप में जानते हैं हम लोग। तो चिंताजनक जो निबंध है उसमें खास करके अच्छा काम किया है किसने, बेकन ने। तो कॉन्टेम्पलेटिव एस्से में इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं कौन भाई, जो है फ्रांसिस बेकन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे। पांचवा प्रश्न है, which one is not the type of essay। पर्सनल एस्से, टिपिकल एस्से, क्रिटिकल एस्से, इंफॉर्मेटिव एस्से। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यानी आपसे प्रश्न कर रहा है कि ये बताएं कि इनमें से कौन सा एस्से का प्रकार नहीं है। देखिए, पर्सनल एस्से होता है, बिल्कुल ठीक है। क्रिटिकल एस्से भी होता है और इंफॉर्मेशन एस्से भी होता है। यानी कि आपका टिपिकल एस्से जो होता है ये नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका पांचवे का करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे। छठवां प्रश्न है हु इज नोन एज एलिया द प्रिंस। बताएं, प्रश्न आपसे कह रहा है कि जो है एलिया द प्रिंस एमंग इंग्लिश एसेइस्ट, मतलब कि अंग्रेजी निबंधकारों में एलिया द प्रिंस के नाम से किसको जाना जाता है। एलिया द प्रिंस के नाम से किसको जानते हैं भैया, फटाफट से आप बताएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल चार्ल्स लैम्ब को हम जानते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि ये निबंधों में खास करके कहा जाता है कि इनको निबंधकारों का राजकुमार भी चार्ल्स लैम्ब को कहा जाता है। ये बात ध्यान रखेंगे। ओके, तो वही चीज़ है। इनका जन्म हुआ था 10 फरवरी को लंदन में। इनका जन्म होता है 1775 ईस्वी में। मृत्यु 27 दिसंबर को होती है 1834 में। 59 साल की इनकी आयु रही। उसमें बड़ा ज़बरदस्त काम किया इन्होंने निबंध को लेकर के, चार्ल्स लैम्ब ने।
ठीक है, आगे देखिए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, 7वां नंबर प्रश्न है, एन यस्से इज आ, यानी यस्से की परिभाषा को देते हुए इनमें से कौन से विद्वान ये कथन कहते हैं कि अ लूज सेली ऑफ द माइंड एंड इनरेगुलर इंडिगेस्टेड पीस, नॉट अ रेगुलर और ऑर्डिनरी कंपोजिशन, हुज इस डेफिनेशन इज दिस। मतलब ये परिभाषा यस्से की किसने दी कि एक निबंध जो होता है, a loose celly of the mind and regular इंटीगेस्टेड पीस, नॉट अ रेगुलर और ऑर्डरली, यानी कि लूज सेली ऑफ द माइंड मतलब कि दिमाग का एक ढीला ढाला व्यंग, एक अनियमित अपचनीय टुकड़ा, इरेगुलर इंडिगेस्टेड पीस, नॉट अ रेगुलर और ऑर्डनरी कंपोजिशन, यानी कि ना तो ये नियमित होता है ना कि कोई नियमित या व्यवस्थित रचना। ये परिभाषा निबंध की किसने दी, यानी निबंध क्या होता है, दिमाग का एक ढीला ढाला व्यंग होता है निबंध जो होता है, एक अनियमित और अपचीय टुकड़ा होता है, इसका कोई तुक ताल नहीं होता है, कोई सीरियल नहीं होता है, कोई नियमित या कोई व्यवस्थित रचना नहीं होती है जैसे, ठीक है निबंध। ये परिभाषा किसने दी है, डॉक्टर जॉनसन ने या स्टील ने या फिर बेकन ने या फिर लैम्ब ने। बताएं करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, बिल्कुल डॉक्टर जॉनसन ने ये परिभाषा दी है निबंध की, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रोज आर देयर इन इंग्लिश लिटरेचर, यानी कि प्रश्न आपसे कर रहा है कि अंग्रेजी साहित्य में गद्य के प्रकार बताएं। तो अंग्रेजी साहित्य में लगभग और लगभग 8 टाइप के गद्य के प्रकार हैं, वैसे कई और गद्य के प्रकार होते हैं, और हालांकि कुछ मात्रा में 4 भी कहीं कहीं पर आपको मिलेगा, लेकिन वैसे देखेंगे तो 8, आपका नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन के हिसाब से 9वां प्रश्न है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नोवेल्स आर क्लासिफाइड इनटू, 8 टाइप के एक प्रकार से नोवेल्स होते हैं, और भी टाइप होते हैं, तो अलग अलग आधार अगर मानेंगे तो अलग अलग टाइप के होते हैं। 10वां क्वेश्चन से आप देखेंगे, नोबल टॉम जॉन्स इज रिटन बाई, प्रश्न आपसे कर रहा है 10वां प्रश्न है, प्रश्न है भैया कि जो टॉम जॉन्स है, मतलब कि जो नोबल है वो किसने लिखा है। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, बताएं टॉम जॉन्स जो निबंध मतलब नोबल है उपन्यास है वो इसको किसने लिखा है, फील्डिंग ने लिखा है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 11वां क्वेश्चन आप देखेंगे, डिकेंस ओलिवर ट्विस्ट इज द एग्जाम्पल ऑफ हिस्टोरिकल नोवेल, रीजनल नोवेल, साइकोलॉजिकल या फिर प्रोपागैंडिस्ट नोवेल। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताएं। जो डिकेंस का ओलिवर ट्विस्ट जो एक प्रकार से नोवेल है वो किसका उदाहरण है इनमें से। तो ये जो डिकेंस का ओलिवर ट्विस्ट जो रचना है या जो एक प्रकार से नोवेल है, इसकी अगर बात की जाए तो ये नोवेल जो होता है मतलब है ओलिवर ट्विस्ट जो नोवेल है, डिकेंस ने लिखा है इसको, ये है प्रोपागैंडिस्ट नोवेल का एक टाइप है, ठीक है ओके, यानी प्रचारक निबंध, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। 12वां क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रोपागैंडिस्ट नोबल इज आल्सो नोन एज, प्रोपा जो प्रोपागैंडिस्ट जो नोबल होता है इसको और किस नाम से हम जान सकते हैं, तो इसको हम थीसिस भी कह सकते हैं, ठीक है थीसिस, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से हैं ये सब, तो आप इन प्रश्नों को ध्यान से इसको पढ़ेंगे, मतलब कि इसको आप रट लीजिएगा, इन प्रश्नों को ध्यान रख लीजिएगा क्योंकि ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। 13वां क्वेश्चन है, प्लीजेंट डिवीजन फ्रॉम नोवेल इज नोन एज शॉर्ट स्टोरी, यस से, प्ले या फिर नन, यानी कि प्रश्न आपसे कह रहा है 13वां नंबर कि उपन्यास से सुखद विभाजन कहलाता, उपन्यास का सुखद विभाजन क्या कहलाता, तो उसी को बोलते हैं नाटक, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी प्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, 14 नंबर प्रश्न है, द ग्रेटेस्ट प्रोज प्ले राइट ऑफ लेटर 19th एंड ईयरली 20th सेंचुरी इज आर, यानी आपसे प्रश्न ये कह रहा है 14 नंबर कि 19वीं शताब्दी के अंत और 20वीं शताब्दी की शुरुआत का जो सबसे महान ग्रंथ नाटक रहा है या सबसे महान नाटक जो रहा है वो कौन सा रहा है, तो उसमें नाम दोनों का है, यानी ऑस्कर वाइल्ड और इसके अलावा सिंज, ठीक है दोनों जो है आपके हैं, यानी बोथ, ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, 15वां नंबर प्रश्न है, प्रश्न है द रिटन हिस्ट्री ऑफ द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल इज कॉल्ड ऑटोबायोग्राफी,
बायोग्राफी, शॉर्ट स्टोरी, या फिर नन ऑफ दीज या नन ऑफ एबव। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? द रिटन हिस्ट्री ऑफ द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल इज कॉल्ड, यानी आपसे कह रहा है कि किसी व्यक्ति के जीवन का लिखित इतिहास क्या कहलाता है, तो उसी को तो जीवनी बोलते हैं, यानी कि बायोग्राफी बोलते हैं। ठीक है, बायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी आत्मकथा होती है जो लेखक स्वयं लिखता है। ठीक है, और जीवनी जो बायोग्राफी होती है वो दूसरा भी लिख सकता है किसी पर। 16वां प्रश्न है, हु वाज द रियल फाउंडर ऑफ प्योर बायोग्राफी, मतलब जो विशुद्ध या शुद्ध जो जीवनी है उसके वास्तविक फाउंडर यानी रियल फाउंडर कौन है? रियल स्थापन मतलब स्थापना किसने करी है? फटाफट से आप बताएंगे। तो इसको किसने करी भाई? 16 में करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मतलब विलियम गॉडविन या थॉमस मोरे या जॉनसन या फिर एडमंड गोस, बताएं करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल जॉनसन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जॉनसन को प्योर बायोग्राफी का जनक या फाउंडर माना जाता है। 17वां क्वेश्चन आप देखेंगे, इन्वर्टेड कामा में है कि द पाथ ऑफ रोम बाई, ये रचना जो है द पाथ ऑफ रोम, ये रचना है एक, और इसको लिखा है बेलोक महोदय ने। किसने लिखा है? बेलोक महोदय ने। द पाथ ऑफ रोम बाय बेलोक इज द एग्जाम्पल ऑफ, यानी जो बेलोक के द्वारा लिखी गई रचना है द पाथ टू रोम, ये किसका उदाहरण है? तो ये एक यात्रा वृतांत का उदाहरण है, एक ट्रेवल है ये। ठीक है, यात्रा है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। 18वां क्वेश्चन आप देखेंगे, ऑटोबायोग्राफी इज अ लिटरेचर ऑफ पर्सनल रिवलेशन, यानी प्रश्न आपका बढ़िया है ये और इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये कह रहा है कि आत्मकथा जो होती है व्यक्तिगत रहस्य उद्घाटन का साहित्य होती है। ये परिभाषा जो है किसने दी? हु सेड दिस, इसको किसने कहा कि जो ऑटोबायोग्राफी इज अ लिटरेचर ऑफ पर्सनल रिविलेशन, मतलब कि रिवलेशन, यानी कि आपसे कह रहा है कि आत्मकथा जो होती है व्यक्तिगत रहस्य उद्घाटन का साहित्य होता है। ये कथन जो कहा है वो किसने कहा है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए, उन्हीं में से छांटना है। बताएं, जोसेफ टी सिप्ले या फॉरेस्टर या फिर ऑस्टिन या फिर नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल जोसेफ टी सिप्ले करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, 19वां नंबर प्रश्न है। प्रश्न है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज वेन जॉनसन्स सिग्निफिकेंट वर्क ऑफ क्रिटिकल प्रोज, यानी आपसे कह रहा है यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन बेन जॉनसन का आलोचनात्मक गद्य का महत्वपूर्ण वर्क है या महत्वपूर्ण काम है क्रिटिकल प्रोज में, वो कौन सा है? मतलब किसने बेन जॉनसन का जो इनमें से है कौन सा काम है? तो उन्होंने डिस्कवरीज पर ज़्यादा काम किया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, 20वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। हु इज नोन एज द रेंस ऑफ द एसिस्ट, यानी कि आपसे कह रहा है कि निबंधकारों का राजकुमार किसे कहा जाता है? मैंने आपको बताया भी था, निबंधकारों का राजकुमार कहा जाता है चार्ल्स लैम्ब को। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे 21 नंबर, इन विच इरा प्रोज फिक्शन वाज अ विकल ऑफ आइडियाज ऑफ वेल एज मीन्स ऑफ रिक्रिएशन, यानी आपसे कह रहा है कि किस युग में, 21 नंबर प्रश्न है, किस युग में गद्य कथा साहित्य विचारों का माध्यम होने के साथ साथ मनोरंजन का भी साधन हुआ करता था? किस समय काल में? एलिजाबेथन इरा में या विक्टोरियन इरा में या रेस्टोरेशन इरा में या फिर क्लासिकल इरा में? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि गद्य जो कथा या गद्य में जो कथा साहित्य है वो विचारों के साथ साथ मनोरंजन का भी माध्यम या साधन हुआ करता था किस इरा में? तो विक्टोरियन एज में, विक्टोरियन इरा में ये एक प्रकार से प्रोज जो होता था और फिक्शन जो हुआ करते थे, ये सब एक प्रकार से ये खास करके मनोरंजन के भी साधन हुआ करते थे और विचारों के भी। ठीक है, आगे देखें 22 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न बड़ा जबरदस्त है और इंपॉर्टेंट है प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है भैया, हु वाज द फर्स्ट रियल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मॉन्टेन इन इंग्लैंड, यानी आपसे कह रहा है इंग्लैंड के मॉन्टेन का पहला जो वास्तविक प्रतिनिधि है वो कौन था? बताएं। तो इंग्लैंड में मॉन्टेन का पहला वास्तविक प्रतिनिधि जो था वो कौन था भाई? फटाफट से आप बताएंगे। तो वो था अब्राहम काउली। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 का। 23 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न है, प्रश्न आपका दिया हुआ है, ड्राइडन वाज द फर्स्ट ग्रेट राइटर ऑफ गुड सेंस इन विच एज? बताएं।
प्रश्न आपसे कह रहा है कि ड्राइडन किस युग के पहले अच्छे ज्ञान वाले महान लेखक थे? विक्टोरियन एज, एलिजाबेथन एज, या रेस्टोरेशन एज, या फिर क्लासिकल एज? करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, फटाफट से आप बताएंगे। तो 23 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा रेस्टोरेशन एज के हैं ड्राइडन, एक ग्रेट लेखक। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 24 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, हु इज नोन एज अल्फा ऑफ द प्लो made himself famous a series of sketches of contributed to the Saturday Daily News। आपसे कह रहा है कि अल्फा ऑफ द प्लो के नाम से कौन जाना जाता है, जिन्होंने क्या किया, सीरीज ऑफ द करेक्टर स्केच ऑफ कंट्रीब्यूटेड टू द सैटरडे डेली न्यूज़, यानी कि जिन्होंने सैटरडे डेली न्यूज़ में योगदान दे करके अपने चरित्र रेखा चित्रों की श्रृंखला एक प्रकार से प्रकाशित करवाई, तो वो कौन थे बताएं। अल्फा ऑफ द प्लो के नाम से जिनको जाना जाता है, तो उनका क्या नाम है, एजी गार्डनर, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखें और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। प्रश्न है, अ बायोग्राफी इज कंसीडर्ड इम्प्योर इफ द बायोग्राफर यूजेस द, यानी आपसे कह रहा है कि एक जीवनी अशुद्ध मानी जाती है तब जब जीवनीकार इसका उपयोग करता है ऑब्जेक्टिव मोड में, या इंट्रोस्पेक्टिव मोड में, या सब्जेक्टिव मोड में, या नन ऑफ दीज, यानी किसी में नहीं। तो आ बायोग्राफी इज कंसीडर्ड इम्प्योर इफ द बायोग्राफर यूज द सब्जेक्टिव मोड। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि एक जीवनी अशुद्ध तब मानी जाती है जब जीवनीकार इसका उपयोग एक सब्जेक्टिव मोड में करता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों ने 25 क्वेश्चंस को बड़े ही आराम मतलब आसान तरीके से आपने जाना, समझा और परखा। तो ये सब प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, आप इनको नोट डाउन कर लीजिएगा। और अगर आप ग्रुप से जुड़े हैं व्हाट्सएप के, तो आपको मिल ही जाएगा ये PDF। बाकी आप लोग जो है आसानी से पढ़ते रहें और भी वीडियोज़ आपके समक्ष आती रहेगी। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से और भी वीडियोज़ मिलती रहती हैं।